कोविड की जंग जीतने में भारत आगे 100 करोड़ से ज्यादा टीके भारत में लग गए हैं और आज वाकई में इतिहास रचा गया है। चलिए मार्केट पर फोकस करते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं मूड दरअसल थोड़ी सी मुनाफा वसूली का है। आज एक्सपायरी वाला सत्र, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफा बिकवाली निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स की धुलाई, निफ्टी बैंक हालांकि कोशिश कर रहा है कुछ सपोर्ट देने की। तो आपके सामने 18,175 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। डे लो से स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा प्रेशर मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। इस बीच निफ्टी बैंक में एक बढ़िया रिकवरी आई है। अब 180 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो गाबा साहब से पूछेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, लेकिन पहले आपको बाजार की हाइलाइट्स दिखा दें। भारी उतार चढ़ाव वाला सत्र, 18,300 का साथ छोड़ा, 18,100 तक आए, लेकिन बीच में अब संभलने की कोशिश निफ्टी में दरअसल जारी है। निजी बैंकों के दम पर निफ्टी बैंक में अब फिर से रिकवरी देखने को मिली और ये संभला इंडेक्स, ये भी हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में फिसला था आज, लेकिन मिड कैप्स में गिरावट जारी है। 3 दिनों में 1700 अंक गवा चुका है ये इंडेक्स। आज मेटल, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव, लेकिन सपोर्ट कहां पर है? बैंकों में। निजी बैंक तो चले ही हैं, सरकारी बैंक और साथ ही ऑयल एंड गैस स्टॉक से भी मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई जरूर दिया है। गावा साहब को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस समय का ट्रेड क्या बनेगा। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या आपने इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में ही कह दिया था, लेकिन 18,100 पर एक अच्छा सपोर्ट है क्या उसके ऊपर टिक जाए तो स्थिति फिर कंट्रोल में? जी हाँ, वीकली सपोर्ट 18,150 के इर्द गिर्द है, तो 18,100 जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 18,000, मुझे नहीं लगता वहां जाएगा। तो ये जगह शॉर्ट कवरिंग की बढ़िया है, यहां से एक अपमूव मिल सकता है। एग्रेसिव ट्रेड है, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, लॉन्ग साइड लेना चाहिए, स्टॉप थोड़ा डीप रखिए। मेरे ख्याल से एक बाउंस मिलना चाहिए वीकली एक्सपायरी में। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसा है। फिलहाल ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही। कल तो काफी गिरावट आ चुकी, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं आ रही। ट्रेड क्या लेंगे इस समय? किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें हैं? बस यहीं पर दिक्कत है। मुझे लगा कि आप शायद नहीं पूछेंगे। बहुत मुश्किल से 1, 2, 3 कॉल निकल रहे हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। पसंद नाम आए नहीं सर, कंपल्शन नहीं है। अगर आपको कन्विंसिंग ट्रेड नहीं लग रहा है तो फिर क्यों उसमें फंसना है? ऐसे दिन आते हैं जिस दिन कोई ट्रेड ना लिया जाए, तो वैसी स्थिति आपको दिख रही है क्या? एक्चुअली सिर्फ एक ही नजर आता है, वो है फेडरल बैंक, जो मैं कल शाम को दे चुका हूं। उसको रिपीट करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन हाई है। तो फेडरल बैंक में एक तेजी बढ़ती है, 94 का स्टॉप लगाइए और 100 के आसपास कल तक पॉसिबल है। दूसरा एक स्टॉक नजर आता है केईसी इंटरनेशनल। मुझे फंडामेंटल से पता कुछ नहीं है, लेकिन अपमूव ऑन है, 480 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 460, 62। बस लेना है तो ले लीजिए, वरना छोड़ दे तो अच्छा है। केसी इंटरनेशनल इनफैक्ट फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर बुक इनकी काफी स्ट्रांग है और आपको दिख रहा है वो चार्ट पर 480 का टारगेट। फेडरल बैंक के नंबर्स कल आएंगे, स्टॉक ऊपर 100 अंकों की 100 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका। इस बीच आईडीबीआई बैंक का नंबर आ चुका है, मुनाफा बढ़ा है 324 करोड़ से बढ़कर 567 करोड़। ब्याज से आय में भी वृद्धि देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए की ओर से संकेत अच्छा, ये घटे हैं, करीब 1.5% की रिकवरी देखने को मिली है और प्रोविजनिंग के आंकड़ों में भी कुछ गिरावट है। गावा साहब, इस पर एक टेक चेक आप निकाल के रखिए, तब तक फटाफट दर्शकों को बताते हैं कि कहां पर ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है और एक बड़ी खबर, एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ भी बढ़ेंगे। बाजार में आज की चाल जो है वो कमजोर है, इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी कंपनियों में मुनाफा वसूली दिखेगी। माइंडट्री, कोफोर्ज, एल&टी टेक, इन्फोटेक, सब में हमने देखा है आज के दिन दरअसल बिकवाली का दबाव ही बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा गौर करिएगा उन नतीजों पर जो बाजार को पसंद नहीं आए या फिर वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। एल&टी फाइनेंस, हेवल्स, तेजस नेटवर्क्स, सब काउंटर्स आज बिकवाली के गिरफ्त में। बैंकों में हालांकि एक्शन है। यूनियन, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और गावा साहब का अभी जो पिक आया वो दरअसल आया फेडरल बैंक में। 100 का टारगेट दे रहे हैं, स्टॉक फिलहाल 96 पर है। खबरों में टाटा मोटर्स डीवीआर आज के सत्र में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। माना जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला ने दरअसल इस डीवीआर में अपना स्टेक बढ़ाया है। टाटा कॉम के नंबर्स के बाद तेजी, स्ट्राइक फार्मा ने एक डील पूरी की और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स अच्छे, तो स्टॉक में भी खरीदारी ही बनी है। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर एक्शन। लेकिन अब जाते हैं यश के पास, जो आपको बताएंगे एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। दरअसल जीएमआर इंफ्रा पर नजरें हैं।
तगड़ी तैयारी हो चुकी है QIP को लेकर। अब किस साइज का QIP होगा और पैसों का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाएगा? यश जैन हमारे साथ हैं। यश, बताइए क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? हर्षिता, जैसे आपने बताया QIP की तैयारी हो रही है GMR इंफ्रा की तरफ से और QIP का साइज काफ़ी बड़ा है। तकरीबन 6000 करोड़ कंपनी जुटाने की कोशिश करेगी इस QIP के थ्रू। और हमें जो अपने सूत्र बता रहे हैं, GMR इंफ्रा इस 6000 करोड़ के QIP इशू को करंट महीने के एंड तक, यानी कि अक्टूबर के एंड तक लॉन्च कर सकता है। हमारे सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 6000 करोड़ रुपए जो GMR इंफ्रा जुटाएगा इस QIP के थ्रू, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा उनके डेट रिटायरमेंट की तरफ यूज किया जाएगा। GMR इंफ्रा का डेट अराउंड 4500 करोड़ रुपीस है, जो काफी बड़ा ओवरहैंग रहा है कंपनी के लिए। और इस QIP के थ्रू जो पैसा जुटाया जाएगा उसमें से काफी बड़ा हिस्सा डेट रिटायरमेंट की तरफ यूज किया जाएगा। एक छोटा हिस्सा QIP के प्रोसीड्स का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस की तरफ भी यूज किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट स्टोरी है GMR इंफ्रा के लिए फंड रेजिंग की। 6000 करोड़ रुपया अमाउंट है। टाइमलाइन जो हमें इंडिकेट की गई है हमारे सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर एंड हो सकती है। हमने GMR इंफ्रा को इस स्टोरी पे लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि वो मार्केट स्पेकुलेशन पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो GMR इंफ्रा की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि जी हाँ, बड़े फंड रेस की तैयारी और 6000 करोड़ का QIP दरअसल कंपनी लेकर आएगी। शुक्रिया याश इस अपडेट के लिए। स्टॉक आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि मार्केट की चाल ही वैसी है, वरना एक बहुत ही बड़ा फंड रेस होगा। अब देखना होगा इसमें प्रोमोटर्स का डाइल्यूशन कितना होता है, किस प्राइस पर दरअसल वो पैसे उठाए जाते हैं। इस बीच स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज नंबर्स आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड आय में इजाफा 1510 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 1310 करोड़ से बढ़कर ये 1510 करोड़ पर आया, यानी कि 200 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पर 10 करोड़ कम का मुनाफा इनका आया है। आय जो है वो जरूर बढ़ी है। तो ये है फिलहाल स्टरलाइट टेक। स्टॉक शांत है, ज्यादा कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली ही देखी जा रही है। इस बीच कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी पोजीशंस ली जा रही हैं। इसमें बैंकों में ही रहते हैं गाबा साहब। यूनियन बैंक का चार्ट देखिएगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत तगड़ी तेजी दिखा रहा है आज के सत्र में। क्या ये आगे एक आउट परफॉर्मर रह सकता है? जी हाँ, बाय मोड पर तो है यूनियन बैंक। बहुत अच्छा अपमूव मिला है, 2-4 दिन से कंसोलिडेशन भी देखा, उसके बाद कल और आज बढ़िया है। ले सकते हैं, 48 का स्टॉप लगाइए बस। 55 पॉसिबल है यूनियन बैंक में, तो यस, एक ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड पर ट्रेड जरूर है, उसका आप ध्यान रखिए। अच्छा, निफ्टी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सुबह में आपको याद होगा चर्चा यही हो रही थी कि अगर 39,300 के लेवल को रिस्पेक्ट करे, वहां तक नहीं फिसले, उसके ऊपर टिके रहे, तो हम कंफर्टेबल जोन में है। फिर निफ्टी पर भी इतना दबाव नहीं आएगा। अगर 39,300 टूटता है तो चांसेस थे कि शायद निफ्टी भी 18,000 के लेवल्स को टेस्ट करे, और लकीली वो हुआ नहीं है। डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और चाल थोड़ी बहुत मजबूत है। अच्छा गावा साहब, ये टाटा मोटर्स का DVR हमने अभी दिखाया दर्शकों को, हमारे करीब 6% ऊपर है आज के सत्र में। 247 है इसका ताजा भाव। यहां पर राकेश झुनझुनवाला दरअसल हिस्सा बढ़ा रहे हैं, करीब 3% का इनका स्टेक हो गया है। अब ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, वही डिफरेंशियल राइट्स, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वरना टाटा मोटर्स के साथ आप टाटा मोटर्स के DVR में भी निवेश कर सकते हैं, ये ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसका चार्ट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? वैसे भी हम वोटिंग राइट्स इस्तेमाल तो करते ही नहीं है, तो लेने में क्या दिक्कत है? टाटा मोटर्स DVR का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लगता है। गैप अप से खुला और उसके वहीं पर ट्रेड कर रहा है, तो जगह तो अच्छी है। मेरे ख्याल से ले सकते हैं, स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। 280 का शॉर्ट टर्म में तो देखेंगे, लेकिन आते हुए 300 का जोन भी देखेंगे टाटा मोटर्स DVR। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो और अच्छा खरीदारी ऐड करने का मौका रहेगा, क्योंकि 200-220 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 220 का मजबूत सपोर्ट और 300 की तरफ बढ़ने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेगा ये काउंटर। ये उम्मीद है गावा साहब की कि चार्ट पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अगला जो पड़ाव होगा वो 300 रहेगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे जरूर। मिड कैप इंडेक्स में प्रेशर अभी भी है कायम। निफ्टी बैंक थोड़ा सा और हौसला दे रहा है कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ी
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। 126 अंकों की गिरावट निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स की धुलाई, लेकिन निफ्टी बैंक का कुछ उम्मीद जगा रहा है कि रिकवरी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक की, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 96 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले। गाबा साहब ने इस पर एक बाय कॉल भी दिया, 100 का टारगेट दिया, 94 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक आज और कल फोकस में रहेगा। दरअसल नतीजे आने वाले हैं फेडरल बैंक के, पॉलीकैब के, पीवीआर के, एक लंबी लिस्ट है नतीजों की, लेकिन फेडरल बैंक क्योंकि आज हॉट है, 3% ऊपर है। शुरुआत इसी से करते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, बैंकिंग स्पेस के नंबर से अब तक तो चौंकाया है। आप आईडीबीआई बैंक के नंबर देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर देख लीजिए, जहां पर बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो अब ये देखना होगा, एचडीएफसी बैंक के इनफैक्ट नंबर्स काफी साउंड थे, तो मार्केट अब में ये टोन सेट कर रहा है कि शायद फेडरल बैंक के नंबर्स अच्छे साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अनुमान, क्योंकि ये नंबर्स के आने से पहले का बना हुआ है, तो वो मान रहे थे कि नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहेंगे। एनआई फ्रंट पे करीब 1452 करोड़ रुपए का एक एनआई का आंकड़ा होगा, जो कि 1380 करोड़ के आगे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफे फ्रंट पर 308 करोड़ से बढ़कर रफली 376 करोड़ रुपए का मुनाफे का एक आंकड़ा होगा। ये प्राइम ऑफ फेसी 2 नंबर है। बिटवीन द लाइन प्रोविजनिंग करीब 534 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेगी, जो कि 642 करोड़ से घटकर आएगी। और पिछले साल इस तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो भी वो 600 करोड़ के ऊपर थी, तो वहां से घटकर ही दिखाई पड़ेगी। एनपीए स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है, 20 बेसिस पॉइंट ग्रॉस एनपीए और करीब 10 बेसिस पॉइंट नेट एनपीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस तिमाही के अंदर। लेकिन लोन ग्रोथ रफली 9.5% के आसपास दूसरी तिमाही में, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 9.5 से 10% के आसपास आ सकती है इस तिमाही के अंदर। 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी, थोड़ी क्रेडिट कॉस्ट बढ़कर आएगी क्योंकि इनका एसएमई एक्सपोजर ज्यादा है, तो उसकी वजह से एक इंपैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े। और उसके अलावा जो एसेट क्वालिटी है वो हल्की सी अपर एंड पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन प्रोविजनिंग घट रही है तो एक उसका फायदा शायद आए। तो नंबर सब कितने हद तक चौंकाते हैं इस पे नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ पॉलीकैब, हेवेल्स के नंबर से जो टोन सेट हुई है स्पेस में, वो अब सबड्यूड साइड पे, वीक साइड पे चली गई। इसीलिए पॉलीकैब के अंदर भी करीब 2 से 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। 2-3 चीजें जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे पॉलीकैब के बेस में। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 30% के आसपास बढ़त का एक अनुमान लगाया जा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। करीब 2748 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में पॉलीकैब पोस्ट कर सकता है। एबिटा फ्रंट पर 3-3.5% की गिरावट आएगी। ऑब्वियसली बात है, जो कॉपर प्राइसेस बढ़े हैं उसका इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी है वो कंपनी के मार्जिन में रिफ्लेक्ट होगा। ये हेवेल्स के केस में भी रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ हद तक प्राइस ऑन का पास ऑन करने की वजह से। 194 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस तिमाही में रहेगा। मार्जिन करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इस तिमाही में टूटने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ से प्रेशर बढ़ा है, वो कंपनी के शायद मार्जिन को या मुनाफे को थोड़ा कुछ हद तक इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा ये भी क्रूशल है कि जो कंपनी ने एक एक्सपेंशन किया था उसकी वजह से भी कुछ इंपैक्ट आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो कंपनी के मार्जिन है वहां पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। 7% लास्ट क्वार्टर में थे, इस बार 11% है, तो वहां पर एक अच्छा जंप आएगा। तो सीक्वेंशियली नंबर अच्छे होंगे, वाई बेसिस पे थोड़े से सबड्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। तो तिमाही आधार पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पॉलीकैब और फेडरल बैंक, पॉलीकैब आज थोड़ा सा नरम, लेकिन फेडरल बैंक में हमने देखा है अच्छी तेजी बनी हुई है। अच्छा गाबा साहब, एक बार नजर डालिएगा प्लीज अशोक लेलैंड के स्टॉक पर। 138 के आसपास थोड़ा सा स्टेडी है, वॉल्यूम्स में अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। कोई इशारा मिल रहा है क्या कि स्टॉक में अगली चाल क्या रहेगी? 2 बातें, एक तो ये स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरी बात यह कि 150 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वहीं से लौट है। लेकिन ये बाय मोड पर है, इसको खरीद सकते हैं और थोड़ा वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए, आपको फिर मुनाफा देगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 130-135 के आसपास है, तो लेने की जगह तो अच्छी है। अगर आप बोले कि आज वो आधे घंटे के अंदर कल पैसा बनाऊं, वैसा का ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। बाय एंड होल्ड, कम से कम 2-3 महीना होल्ड कीजिए, लोअर लेवल में आता है तो ऐड कीजिए, मुनाफा जरूर मिलेगा अशोक लेलैंड में। लेलैंड में आप मुनाफा बना रहे हैं तो होल्ड कीजिए, यहाँ पर आगे और भी गेन्स बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, फेडरल बैंक की इतनी चर्चा हुई तो फेडरल बैंक जुड़ गया है खिलाड़ी नंबर 1 के हमारे एक पोर्टफोलियो में। अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। अमित सेठ दरअसल फेडरल बैंक को जोड़ रहे हैं। 96 के आसपास खरीदा, 105 दरअसल इनका टारगेट है। गाबा साहब ने टारगेट दिया था 100 का, अमित अब 5 रुपए ऊपर का टारगेट दे रहे हैं 105 का, और स्टॉप लॉस इनका है 93 रुपीस पर। तो ये है नया ट्रेड। दूसरी तरफ रूपक डे ने कैनरा बैंक में एक ट्रेड लिया था और ये एग्जिट कर रहे हैं 190। एक बार कैनरा बैंक का ट्रेड, हाँ ये देखिए एग्जिट किया है 199 के आसपास। वैसे इनका टारगेट 212 का था, तो यहां से अब इन्होंने सौदा निपटा लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट इनके हाथ लगा होगा। चलिए देखते हैं कौन कहां पहुंच रहा है इस समय।
तो 7% के रिटर्न्स पर अमित शेठ, रूपक डे 0.22 नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं और 0.68% के नेगेटिव रिटर्न्स गौरव शर्मा के भी हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी बैंक 100.2 पर आया था, लेकिन अब 95 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक ऑफ कोर्स एक्शन में। जोमेटो में नेशनल लेवल से रिकवरी आती हुई इरकॉन जैसे काउंटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स में थोड़ी थोड़ी हरकत देखी जा रही है, लेकिन ज्यादा बिकवाली वाले ट्रेड्स इस घंटे सामने हैं। चलिए, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हमारी खास मुहिम, उसकी भी मैं आपको याद दिला दूं। ये पहल है ताकि आप जैसे निवेशक अपने निवेश के प्रति हमेशा जागरूक रहें। रिटेल निवेशकों के लिए मार्जिन ट्रेडिंग के नए नियमों को समझना बहुत अहम है। आपका स्टॉक ब्रोकर मार्जिन के तौर पर सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं करवा सकता, ये ध्यान रखें। उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। मार्जिन या फिर कोलैटरल के रूप में सिक्योरिटी रखने पर भी वो ग्राहक के अकाउंट में ही रहेगी, ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। ब्रोकर ग्राहक से उसकी सिक्योरिटी केवल बेची हुई सिक्योरिटीज के सेटलमेंट के मकसद से ही ले सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।